स्वागत है दोस्तों। आप सभी यूपी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी और एमआरएस तक की जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही दिसंबर में यूजीसी नेट की जो परीक्षा होने वाली है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो क्लास के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन लोगों ने सितंबर में पूरी क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, आप इस एक वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को जो वस्तुनिष्ठ हैं उन सभी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं, इस क्रम में पहला प्रश्न है हमारा, नदी के द्वीप को स्वतंत्रता कृति के रूप में मूल्यांकित करना अधिक संगत है, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन में है बच्चन सिंह, नामवर सिंह, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अज्ञेय का जो नदी के द्वीप है उसे स्वतंत्रता कृति के रूप में ही मूल्यांकित किया जाना अधिक संगत पड़ेगा। अब इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। नदी के द्वीप अज्ञेय जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है उसे ध्यान रखेंगे, 1951। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि यह शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। इसे आपको ध्यान रखना है। हिंदी की गद्य साहित्य के इतिहास वाली पुस्तक में रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं कि शिल्प की दृष्टि से अधिक सशक्त कृति है। ठीक है। इस उपन्यास के 4 प्रमुख पात्र हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखना है, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गौरा। बच्चन सिंह लिखते हैं कि नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं कामाख्यान है। अब देखिए, इस तरह के जो कथन होते हैं वो आपको होने वाली जो परीक्षाओं के नए पैटर्न अब बदल रहे हैं उस रूप में भी तैयार रखना होगा कि नदी के द्वीप प्रेमाख्यान नहीं बल्कि कामाख्यान है, आधुनिक, बौद्धिक और अद्वितीय। ये बच्चन सिंह का कथन है नदी के द्वीप उपन्यास के विषय में, तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, अज्ञेय के उपन्यास अपने अपने अजनबी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन में है 1940, 1944, 1961, 1951। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वह है 1961। ध्यान रखेंगे, अज्ञेय का ये उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, एक प्रश्न के बहाने कई सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे तैयार कराने का जो हमारा उद्देश्य है, उससे आप एक ही जगह कई सारे प्रश्न एक ही प्रश्न के बहाने तैयार कर सकते हैं। जैसे इसमें है, रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि अपने अपने अजनबी, यानी इसमें अज्ञेय अस्तित्ववादी दर्शन का समर्थन करते हुए जान पड़ते हैं। ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी जी इस उपन्यास के विषय में कहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें जान लेने के बाद आप इन उपन्यासों के विषय में, रचनाओं के विषय में बहुत सारी बातें जान जाते हैं। जैसे बच्चन सिंह लिखते हैं कि जो लोग इसे अस्तित्ववादी उपन्यास कहते हैं वे भ्रम में हैं, यह तो उसका खंडन करता है। तो अस्तित्ववादी उपन्यास जो मानते हैं अपने अपने अजनबी को, उसका वे भ्रम में हैं, ये बच्चन सिंह कहते हैं। और भ्रम में कौन है यहाँ पे दिख रहा है? रामचंद्र तिवारी जी के विषय में। इसमें एक प्रकार की धार्मिक दृष्टि संपन्नता दिखाई पड़ती है, ये डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि अपने अपने अजनबी उपन्यास में धार्मिक दृष्टि संपन्नता दिखाई पड़ती है। इसका जो परिवेश है वो विदेशी है, एक को छोड़कर लगभग सभी पात्रों के नाम विदेशी हैं और सारे पात्र विदेशी हैं। ठीक है, इसके विषय में कुछ और बातें भी हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसकी समस्या वर्ण की स्वतंत्रता की है, अकेलेपन की है, मृत्युबोध और अजनबीपन की है। ये बच्चन सिंह लिख रहे हैं। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास में है क्या चीज़? उसमें जो वर्ण की स्वतंत्रता है, अकेलेपन की, मृत्युबोध और अजनबीपन की जो समस्या है, वो सब कुछ इस उपन्यास में दिखाई पड़ता है। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि इस उपन्यास का विषय वस्तु ही मृत्यु से साक्षात्कार है। कभी भी परीक्षाओं में आपसे पूछे कि अज्ञेय का कौन सा उपन्यास मृत्यु से साक्षात्कार से संबंधित है, तो अपने अपने अजनबी 1961 में। ठीक है। सेल्मा, योके और पॉल इस उपन्यास के पात्र हैं। तीनों पात्रों के नाम ध्यान रखेंगे, अपने अपने अजनबी उपन्यास से हैं। दोस्तों, हम कई सारे पॉइंट्स को रिपीट इसलिए करते हैं कि आप एक बार में नहीं तो दूसरी बार में हाईलाइट करके उन्हें बेहतर ढंग से याद कर सकें। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम रिपीट जरूर करते हैं। इस तरह के सभी नोट्स आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, सारे प्रश्न और इसी तरीके के व्याख्यात्मक ढंग के, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अज्ञेय के शेखर को एक निहिलिस्ट विद्रोही किसने कहा है? ऑप्शन रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, कृष्णदत्त पालीवाल, बच्चन सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है बच्चन सिंह।
बच्चन सिंह कहते हैं कि आगे का जो शेखर है वो एक निहिलिस्ट विद्रोही है। निहिलिस्ट विद्रोही का मतलब एकदम नकारवादी, टोटल 100% नकारवादी किस्म का, विद्रोही किस्म का एक पात्र है। ठीक है, बच्चन सिंह और नगेंद्र ये दोनों शेखर एक जीवनी का रचनाकाल कितना मानते हैं? 1941 से 1944 मानते हैं। रामचंद्र तिवारी जी शेखर एक जीवनी का रचनाकाल 1940 से 44 मानते हैं। तो आपको सरस्वती पांडे वाली पुस्तक में भी 1940 से 44 मिल जाएगा, लेकिन बच्चन जी और नगेंद्र जी 41 से 44 मानते हैं। तो ये बातों को बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कुछ आपने तैयार किया है वो बेहतर है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि बच्चन और नगेंद्र क्या मानते हैं, रामचंद्र तिवारी क्या मानते हैं। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला के ज्या क्रिस्ताफ का स्पष्ट प्रभाव है। तो रोमा रोला के एक उपन्यास ज्या क्रिस्ताफ का स्पष्ट प्रभाव है शेखर एक जीवनी पर, ये रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। तो यहाँ से कई सारी बातें आपकी तैयार हो जाती हैं एक एक रचना पर, इसलिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो समय समय पर नियमित क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन देवराज, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है इलाचंद्र जोशी। जिप्सी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952। बाद में यह उपन्यास त्याग का भोग नाम से प्रकाशित है। देखिए ये सारे प्रश्न, ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और ये नगेंद्र, बच्चन और रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में जो तथ्य हैं वहाँ से आपको हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसे नोट कर लीजिए कि जिप्सी उपन्यास का बाद में प्रकाशन त्याग का भोग नाम से हुआ है। ठीक है, इलाचंद्र जोशी किस तरह के उपन्यासकार हैं? तो इसे ध्यान रखेंगे, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, कवि की प्रेयसी के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है गिरिराज किशोर, रामकुमार वर्मा, इलाचंद्र जोशी, हरिऔध। तो ध्यान रखेंगे, कवि की प्रेयसी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 है। ध्यान रखेंगे 1976। क्या 1976 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई उपन्यास प्रकाशित है? अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। कवि की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्रम नाटक में उल्लिखित कवि नाटककार सौमिलिक के जीवन की काल्पनिक सृष्टि है। तो किस पर आधारित है? ये कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें एक नाटककार है सौमिलिक, उसी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। तो थोड़ी थोड़ी बातें भी इन रचनाओं के विषय में आपको पता होनी चाहिए कि क्यों ये उपन्यास लिखा गया, क्या विषय है। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथ पीड़ित हैं। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र तिवारी जी ये कथन कह रहे हैं कि इलाचंद्र जोशी के जितने भी नायक हैं, जितने भी उपन्यासों के, वे सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथि से पीड़ित हैं, यानी किसी न किसी कुंठा से ग्रस्त हैं। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन कलकत्ता, अलीगढ़, बनारस, जयपुर। तो ध्यान रखना है, हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। उन्होंने ये पत्रिका निकाली बनारस से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1873, और ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, बाला बोधनी 1874 और कवि वचन सुधा 1868, यानी पहले कवि वचन सुधा है, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, फिर बाला बोधनी। ठीक है, जो ये हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन वर्ष 1873 है, 1873 में ही हिंदी नए चाल में ढली, ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ही लिखते हैं अपनी कालचक्र नाम की पुस्तक में। तो इतनी बातें आपको एक पत्रिका के बहाने आपको भारतेंदु के विषय में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि एक पंक्ति काव्य की कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर रतानी को भेद को जाने। ये पंक्तियाँ किस कवि के विषय में कही गई हैं? ऑप्शन आलम, पद्माकर, घनानंद, बिहारी। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है घनानंद। घनानंद के विषय में उनके जो शिष्य ब्रजनाथ थे उन्होंने लिखा कि नहीं महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर रतानी को भेद को जाने। ये बात घनानंद के विषय में है। घनानंद के विषय में ब्रजनाथ ने क्या क्या और कहा है उसे भी देख लेते हैं। वे लिखते हैं कि समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की पीर तकी। ये ब्रजनाथ कह रहे हैं। ठीक है, यानी घनानंद के विषय में ये कहा है उन्होंने, उनके विशेषता में, उनके विशेषण में तारीफ करते हुए।
बच्चन सिंह लिखते हैं कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। ध्यान रखेंगे इसे कि घनानंद को प्रेम की यातना का कवि कौन कहता है, बच्चन सिंह कहते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं लिख लेने चाहिए कि हमारे नोट्स में सारी ये प्रश्न इसी रूप में आपको लिखित मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव ढंग से। देखते हैं निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत देने वाले टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ। तो यहाँ से आपको जो बात ध्यान रखनी है कि टी.एस. इलियट के सिद्धांत का नाम क्या है, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। इसका जो इलियट का जो जन्मवर्ष है वो क्या है, 97, 88, 92, 79। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान रखेंगे 1888 में इलियट का जन्म हुआ है। इनके सिद्धांत का नाम निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। और ये निर्वैयक्तिकता होती क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे सिद्धांत में कहा गया है कि रचना में कवि के व्यक्तित्व को निकाल दिया जाए तो रचना में जो कुछ कहा जा रहा है वही महत्वपूर्ण है। यानी निर्वैयक्तिक, कवि के जो व्यक्तित्व है उसको बाहर कर दिया जाए, उसको अलग कर दिया जाए। निर् लगाने का मतलब ये है कि वैयक्तिकता को बाहर कर दिया जाए। तो इसे इस रूप में ध्यान रखिएगा। 1948 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक है, किस सन में इलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, 1948 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूक नायक पत्रिका से था। ऑप्शन में है भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है भीमराव अम्बेडकर। मूक नायक पत्रिका निकालने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। इनके विषय में और महत्वपूर्ण इनकी पत्रिकाओं को देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए मूक नायक का जो प्रकाशन वर्ष है 1920 है। बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका इन्होंने 27 में निकाली। समता नाम की पत्रिका 1928 में निकाली। जनता नाम की पत्रिका 1930 में। और प्रबुद्ध भारत नाम की एक पत्रिका 1956 में। जनता पत्रिका का नाम बदल करके ही प्रबुद्ध भारत रख दिया था 1956 में। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको एक जगह मिल जाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्रयास है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आगामी टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस की परीक्षा, यूजीसी नेट में आप इन सारे प्रश्नों से जो भी पॉइंट्स बन सकें आप सबको तैयार रखें। अगला प्रश्न है, नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश है कायर, त्यागत प्राणे। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। ऑप्शन हरिऔध, तुलसीदास, भिखारीदास, घनानंद। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर है वह है घनानंद। घनानंद कहते हैं कि नीर स्नेही को लाए कलंक, निराश है कायर, त्यागत प्राणे। कि जो कायर किस्म के हैं, जिनका मनोबल कमज़ोर होता है, वह निराश होकर जल्द ही प्राण त्याग देते हैं। जिस तरह से मछली जल से बाहर निकली नहीं कि वो तड़प के तुरंत मर जाती है, ऐसे ही जो थोड़ा सा भी वियोग नहीं बर्दाश्त कर पाते वो क्षण भर में ही आत्महत्या या तमाम तरह के प्रयास ऐसे करते हैं जिससे लगता है कि निराश हुए कायर, त्यागत प्राणे। तो ये घनानंद जी की पंक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। तो नोट्स के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपको बाई पोस्ट 5 से 6 दिन के अंदर मिल जाता है। ये नोट्स बहुत उपयोगी है और आगामी सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, रचनाकार विशेष जिसमें 40 बड़े रचनाकारों पर वन लाइनर फैक्ट्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, शुक्ल जी, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों पर आधारित। तो ये महत्वपूर्ण है, इसे अपने पास रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, परिंदे को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक कौन है। ऑप्शन बच्चन सिंह, नामवर सिंह, मधुरेश, गोपाल राय। तो ध्यान रखिएगा, नामवर सिंह परिंदे कहानी को नई कहानी की पहली कहानी मानने वाले आलोचक हैं और ये बात उन्होंने अपनी नई कहानी पुस्तक में 1965 में लिखी है। 3 लेख इसमें परिंदे पर उन्होंने लिखे हैं, जिसमें परिंदे कहानी की तमाम विशेषताओं को, उसके परिवेश को, परिवेश बोध को, सबको देखते हुए उसका मूल्यांकन किया और कहा कि नई कहानी की पहली कहानी माना जा सकता है परिंदे को। तो नई कहानी पुस्तक नामवर जी की 1965 में है, इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, अज्ञेयकृत अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। ऑप्शन काव्य संग्रह, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध। तो इसको जो सही उत्तर है वह है यात्रा वृत्तांत। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत 1953 में प्रकाशित है। एक बूंद सहसा उछली भी इनका यात्रा वृत्तांत है। किस सन में प्रकाशित है कमेंट करके जरूर बताएं। इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका निकली 1947 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार अज्ञेय को मिला आंगन के पार द्वार पर। ठीक है,
और असाध्य पीड़ा नाम की जो कविता है वो आंगन के पार द्वार में ही संकलित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राहु सांकृत्यायनकृत मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1927, 1937, 1947, 1957। तो मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष जो है 1937 है, इसे ध्यान रखना है। इनके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रख लेते हैं कि राहु सांकृत्यायन जी का जो जीवन काल रहा है वो 1893 से 1963 तक रहा है। ठीक है, तो 1893 में और क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो दोनों को रिलेट करके आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे यात्रा वृत्तांत में राहु सांकृत्यायन जी ने मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में, किन्नर देश में 1948 में और यात्रा के पन्ने 1952 में। इतनी यात्रा वृत्तांत आपको राहु सांकृत्यायन जी का ध्यान रखना है, उनका जन्म वर्ष भी आप लिख लें। अगला प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन यह संस्मरण किस साहित्यकार की रचना है? ऑप्शन शिव पूजन सहाय, उपेंद्रनाथ अश्क, माखनलाल चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो ध्यान रखेंगे उपेंद्रनाथ अश्क जी ने यह संस्मरण लिखा है, मंटो मेरा दुश्मन। अगला प्रश्न है, दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन अजमेर, अहमदाबाद, कौशाम्बी, मिर्ज़ापुर। तो दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्याश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है। आदिकाल के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है कि जो राज्याश्रित कवि थे अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का वर्णन करते थे और यह प्रबंध परंपरा रासो कहलाई, ये शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, रासो के विषय में थोड़ी सी बातें और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में प्रयुक्त रसायन शब्द से मानते हैं। ये कहते हैं कि बीसल देव रासो में काव्य को रसायन नाम से प्रयुक्त किया गया है और उसी रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये शुक्ल जी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? वे कहते हैं नाटक में प्रयुक्त उपरूपक रासक से रासो शब्द निकला हुआ है। तो दोनों के अनुसार आपको मानना है कि शुक्ल जी रसायन से रासो की उत्पत्ति मान रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। रासो शब्द की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण। ये बच्चन जी कह रहे हैं कि रासो काव्य की मूल प्रकृति यही है, अतिरंजित वर्णन करना है राजाओं के शौर्य और विकास को। रासो काव्यों से तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता का पता चलता है। ये बच्चन जी लिखते हैं कि तत्कालीन समाज में विलासिता किस तरह की थी, ये रासो काव्यों से आप जान सकते हैं। दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपको हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। जो लोग भी मन से तैयारी में लगे हुए हैं ईएमआरएस की, यूजीसी नेट की, टीजीटी पीजीटी की, वो सारे लोग इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि यहाँ हम नियमित बेहतर ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते रहेंगे और आशीष शिंदे एकेडमी पर सारी क्लासेस आपको महत्वपूर्ण रचनाकारों पर भी वन लाइनर के रूप में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। बीसल देव रासो का काव्य नायक कौन है? ऑप्शन राणा हम्मीर, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, प्रताप सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। जो बीसल देव है उसका मूल नाम है विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति में वर्णित है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, तो प्रेम का क्या है? ऑप्शन में कर्म, भक्ति, एकांत, धर्म। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का श्रद्धा और भक्ति निबंध में कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। ध्यान रखिएगा, ये बातें हमने कई बार चर्चा भी की है। श्रद्धा और भक्ति निबंध के सारांश और भाव के रूप में हमने क्लास बनाई है, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी कृत प्रेम सागर किस रूप में लिखित है? ऑप्शन ब्रजभाषा में, खड़ी बोली पद्य में, खड़ी बोली गद्य में, अवधि मिश्रित गद्य में। तो इसका सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है खड़ी बोली गद्य में। जो प्रेम सागर है लल्लू लाल जी का, वो खड़ी बोली गद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली, इसका उल्लेख कालचक्र नाम की पुस्तक में कब किया गया? अभी हमने ऊपर इसका जिक्र किया जब भारतेंदु जी की पत्रिका के विषय में हम देख रहे थे हरिश्चंद्र मैगजीन का। तो ऑप्शन में है 1870, 1873, 1880, 1885। तो हिंदी नई चाल में ढली, ये बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की कालचक्र नामक पुस्तक में 1873। तो 1873 में हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु मानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में है फ्रायड, यूंग, कॉर्डवेल, एडलर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कॉर्डवेल। कॉर्डवेल मनोविश्लेषणवाद से संबंधित नहीं है, बाकी फ्रायड, यूंग और एडलर के तीनों मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। फ्रायड के जो शिष्य थे यूंग और एडलर, इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का यह गीत इनमें से उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन दीपशिखा में, नीरजा में, रश्मि में, सांध्य में। तो मैं नीर भरी दुख की बदली सांध्य में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936, इसे भी ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कविताएं किस काव्य संग्रह में है ये भी आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे हमने बताया कि असाध्य वीणा कविता आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न है, प्राकृत से बिगड़कर भाषा का जो रूप बोलचाल की भाषा बनी वह भाषा कौन सी थी? यानी प्राकृत से बिगड़ने के बाद भाषा का रूप बोलचाल के रूप में कौन सी प्रयुक्त की जा रही थी? ऑप्शन में है अवहट्ट, पाली, अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपभ्रंश। प्राकृत के बाद की जो अवस्था भाषा की है वो अपभ्रंश की है। ठीक है, तो जब प्राकृत की भाषा बिगड़ी तब वो बोलचाल के रूप में किस रूप में पाई गई? अपभ्रंश के रूप में। तो ऐसी बातें आपको ध्यान रखनी है और ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको और भी बेहतर ढंग से इन्हें याद रखना होगा। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो कितने खंडों में विभाजित रचना है? कितने खंडों में लिखी गई है? ऑप्शन 6, 69, 17, 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 4। बीसल देव रासो 4 खंडों में लिखी गई रचना है। अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना है ये। इसमें है कि इसका जो नायक है बीसल देव है और जिसके नाम के विषय में अभी हमने ऊपर उल्लेख किया कि विग्रहराज चतुर्थ नाम रहता है इसका, और इसकी जो नायिका है वो राजमती है। पहले खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती और शाकंभरीश्वर बीसल देव के विवाह का वर्णन है। तो यहाँ आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि मालवा के भोज परमार की पुत्री थी राजमती और शाकंभरीश्वर यानी अजमेर के राजा के बेटे थे बीसल देव, विग्रहराज चतुर्थ। तो इनके विवाह का वर्णन पहले खंड में है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा चला जाता है। तो कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन है। तो बीसल देव रासो में राजमती के विरह का वर्णन किस खंड में है? तीसरे खंड में है। ऐसे ही पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है, तो नागमती का वियोग वर्णन किस में है? तो 30वें सर्ग में है, वो भी आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से एक एक प्रश्न के बहाने आपको कई सारे पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं, इसलिए बराबर बने रहे हैं हमारे इस पूरे वीडियो में। चौथा खंड जो है, चौथे खंड में बीसल देव लौट कर राजमती को उसके मायके से वापस घर ले आता है, उसी का वर्णन है चौथे खंड में। तो चारों खंडों में कौन सी कथा है उसके विषय में हमने यहाँ पे बात की, इसके नायक नायिका कौन है उसके विषय में बात की, और कितने खंडों में ये रचना है उसके विषय में हमने बात की। तो दोस्तों ऐसे सारे प्रश्न आपको बड़े आसानी से हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। ये पूरा शॉर्ट नोट्स हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, 40 बड़े रचनाकारों पर 1 लाइनर, साथ ही लगभग 1000 वस्तुनिष्ठ व्याख्यात्मक प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको इसमें मिलेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाय पोस्ट आपको ये 5 से 6 दिन में मिल जाता है। आगामी जो भी परीक्षाएं हैं EMRS के लिए, खासकर TGT PGT के लिए और UGC नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये नोट्स है, आप इसे अपने पास रख सकते हैं। किसी भी स्टेट में आप हों, हर जगह ये आपको बाय पोस्ट भेजी जाती है और समय पर ये आपको मिल जाती है।
फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं, जम के तैयारी कीजिए।